क्या है? मशीनी अनुवाद। मतलब मशीन के द्वारा किस प्रकार से अनुवाद किए जाए, इसी बात को इसमें बताया गया है कि मशीन कहाँ तक अनुवाद के क्षेत्र में कारागार साबित हुई है या किस प्रकार से अनुवाद करती है मशीन। तो मशीनी अनुवाद में करिए, एक भाषा की पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। क्या बताया कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। कहा यह गया है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री का जब दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे अनुवाद करने की प्रक्रिया कहा जाता है। एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में अनुवाद करना, प्रस्तुत करना अनुवाद है। लेकिन जब अनुवाद जब मशीन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तो उसे मशीनी अनुवाद कहा जाता है। और मशीनी अनुवाद में ये होता है कि इसमें स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का अनुवाद लक्ष्य भाषा में जो है अपने आप हो जाता है। मतलब उसमें टाइपिंग करने या लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक भाषा में आप अनुवाद जैसे हिंदी से इंग्लिश में करना है तो हिंदी से हिंदी अनुवाद करिए, बस अनुवाद हिंदी में करके पूरा आ जाता है। या हिंदी से इंग्लिश में करिए तो अंग्रेजी में पूरा अनुवाद आ जाता है। तो कहा उसमें लिखने की प्रक्रिया नहीं, मतलब इसमें स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का अनुवाद लक्ष्य भाषा में अपने आप हो जाता है। इसमें मूल पाठ की सामग्री को कंप्यूटर प्रणाली में निवेश मतलब इनपुट के रूप में प्रवेश कराया जाता है। मतलब क्या है, जो मूल पाठ की सामग्री है या स्रोत भाषा की जो सामग्री है, जो मूल पाठ की सामग्री है उसको कंप्यूटर प्रणाली में निवेश इनपुट के रूप में उसमें कंप्यूटर में प्रवेश करा दिया जाता है। कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के शब्दकोश, मुहावरे और व्याकरणिक नियम संचित होते हैं जो स्रोत भाषा की सामग्री को स्वचालित अनुवाद लक्ष्य भाषा में स्वतः करते हैं और कुछ क्षणों में अनुदित पाठ निर्गम मतलब आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाता है। कंप्यूटर क्या करता है, इसको जैसे स्रोत भाषा में जो डाटा दिया गया उसको लक्ष्य भाषा में वो कुछ ही क्षणों में परिवर्तित करके आपको उसका परिणाम आउटपुट जो है वो आपको प्रदान कर देता है। ठीक, यह प्रक्रिया जो करती है वो मशीन के द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इसलिए इसे मशीनी अनुवाद कहा जाता है। ये उसने कहा कि मूल पाठ की सामग्री को कंप्यूटर प्रणाली में डाटा के रूप में जो है निवेश किया जाता है, इनपुट के रूप में उसमें निवेश कराया जाता है। फिर कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली, कंप्यूटर अपने अंदर जो है क्रिया करता है। क्रिया करने के लिए वो क्या है, स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा दोनों के शब्दकोश उसके पास होते हैं। मुहावरे और व्याकरणिक नियमों की रचना उसमें की जाती है। अगर मुहावरे का प्रयोग उस डाटा में है तो मुहावरा करके वो आपको दे देगा। अगर व्याकरणिक नियम बताया गया है तो व्याकरणिक नियम करके वो आपको जो आउटपुट प्रदान करेगा उन सभी में व्याकरणिक नियम, मुहावरे और उसमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का पूरा एकदम स्पष्ट उदाहरण आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ठीक, आपको निर्गत करा देगा, मतलब आउटपुट आपको प्रदान करेगा। फिर आगे कहते हैं कि धंतव्य है कि अनुवाद मूल रूप में एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसकी क्षमता मनुष्य में है, इसलिए मशीन मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि कंप्यूटर प्रणाली मनुष्य के समान सहज बुद्धि से तथ्य को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित नहीं कर सकती। इस दृष्टि से मशीनी अनुवाद को मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मशीनी अनुवाद को तकनीकी अर्थ में मानव आश्रित अनुवाद, ह्यूमन असिस्टेंट मशीन ट्रांसलेशन अर्थात कंप्यूटर आश्रित मानव अनुवाद कहा जाता है। कहने का मतलब ये था कि मशीनी अनुवाद को मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मशीनी अनुवाद को तकनीकी अर्थ में आश्रित मशीन अनुवाद, ह्यूमन असिस्टेंट मशीन ट्रांसलेशन अथवा कंप्यूटर आश्रित मानव अनुवाद, मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन कहा जाता है।
ठीक, मशीन को जो है मानव के द्वारा ही वो मशीन बनाई गई है, इसलिए उस कंप्यूटर को जो है, मशीन को जो है आदमी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसका नाम रखा गया था कंप्यूटर आश्रित मानव अनुवाद। मानव आश्रित मशीन अनुवाद में व्यक्ति का हस्तक्षेप रहता है, जो अनुवाद प्रक्रिया के पहले या उसके दौरान अथवा बाद में उसमें कार्य करता है। ठीक, चाहे उसमें मानव का हस्तक्षेप रहता है, चाहे अनुवाद करने के पहले हो चाहे अनुवाद करने के बाद हो, दोनों स्थितियों में जो है मनुष्य का इसमें हस्तक्षेप रहता है। कंप्यूटर आश्रित मानव अनुवाद की प्रक्रिया को तीव्र करने या संशोधन करने हेतु कंप्यूटर उपकरण के रूप में प्रयोग होता है। इसी के साथ पूर्ण स्वचालित मशीनी अनुवाद भी है, जिससे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण स्वचालित अनुवाद में, मशीनी अनुवाद में व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो है मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अगर कोई उसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता है तो उसमें कोई त्रुटि होती है, तो फिर मशीन की हस्तक्षेप से या मनुष्य के हस्तक्षेप से जो उसको अनुवाद को शुद्ध किया जाता है। कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जो कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता है ठीक से, या उसका अनुवाद नहीं कर पाता है अंग्रेजी से हिंदी में, तो ऐसे में वो त्रुटि करता है, फिर उसकी अलग से शुद्ध करना होता है। फिर आगे है कि कंप्यूटर सिस्टम एक व्यक्ति के समान अपनी सहज बुद्धि में से एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण नहीं कर पाता। इसका कारण प्राकृतिक भाषा में निहित अनेकार्थकता और संदिग्धता का है। ठीक, जिस प्रकार से मनुष्य एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकता है, कंप्यूटर उस तरह से नहीं कर सकता उतनी सहजता से, क्योंकि कंप्यूटर में डाटा को फीड किया जाता है और एक अर्थ के कई अर्थ होते हैं। ठीक, इस कारण से उतना सटीक उत्तर जो है वो कंप्यूटर नहीं दे पाता कभी। ठीक, क्योंकि उस भाषा में अनेक अर्थकता होती है या संदिग्धता होती है। मानव मस्तिष्क परस्पर संदर्भों के सहारे शब्दों का सही निर्वाचन एवं व्याख्या कर सकता है। अगर मनुष्य को अनुवाद करना हो तो वो अपने विवेक से कौन सा शब्द कहाँ उपयुक्त है उस हिसाब से वह उसकी व्याख्या कर सकता है, लेकिन मशीन के अंदर ऐसा गुण नहीं है। परंतु मशीन में यह क्षमता नहीं होती, उसमें तो वही अर्थ आएगा जो कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकने वाली कलन विधि एवं तर्क सूत्र विधि में परिवर्तित कर उसे स्मृति कोश में दिया गया। उसकी मेमोरी में जैसा डाटा फीड है वह वैसा उत्तर दे देगा। उदाहरण के लिए बताया गया है कि जैसे कनक एक शब्द है, कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। और कर एक शब्द है कर, तो वहाँ आप वह तो सोने का अर्थ में देगा या तो धतूरे के अर्थ में होगा। वो व्याख्या नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर सोने के अर्थ में इस पंक्ति में अर्थ देना है कि धतूरे के अर्थ में देना है। ठीक, वो सोना ही आपको दिखाएगा दोनों चीज़। जैसे एक कर का अर्थ होता है हाथ भी होता है, शून्य भी होता है और टैक्स भी होता है। ठीक, कर का आप कर क्या देगा, वो टैक्स में देगा ज़्यादातर। ठीक, कंप्यूटर देगा तो वो हाथ और शून्य का अर्थ बहुत ही कम देता है। तो इसलिए इस कारण से जो है मशीन इतना शुद्ध अनुवाद नहीं कर पाती। फिर कहा जैसे मत में एक राय है, एक संप्रदाय है, एक निषेध है। मत के इतने अर्थ हैं। आदि अनेक अर्थ शब्दों के प्रायः 2 या 3 अर्थ निकलते हैं। इसके अलावा मशीन ना तो संसारिक ज्ञान होता है, ना ही उसे मानव जैसी संस्कारों और अनुभवों की अपेक्षा की जाती है। इसलिए मशीनी अनुवाद में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, उल्लू उड़ रहा है, एक पक्षी है। एक उदाहरण दिया गया है, उल्लू उड़ रहा है। दूसरा उदाहरण दिया गया है, इस उल्लू ने बच्चे को डराया। ये 2 अनुवाद, 2 वाक्य दिए गए। इसमें दोनों वाक्यों में उल्लू का प्रयोग किया गया, लेकिन इन दोनों वाक्यों में उल्लू का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में किया गया है। ठीक है, अगर अलग अलग संदर्भ में किया, उक्त वाक्य में यहाँ वाक्य 1 में उल्लू पक्षियों का प्रतीक है, उल्ली पक्षी का प्रतीक है, और वाक्य 2 में यह मूर्ख का अर्थ दे रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य और मशीन दोनों के अनुवाद में अंतर
आता ही है। ठीक, ऐसी स्थिति में मनुष्य और दोनों में अंतर आ ही जाएगा, क्योंकि मशीन अगर अनुवाद करेगी तो जो डाटा फीड है उसके हिसाब से अनुवाद करेगी, और मनुष्य अगर अनुवाद करेगा तो अपने भावों के अनुसार या अर्थ की प्रकृति के अनुसार या संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हुए अनुवाद करता है। इसलिए मशीन और मनुष्य के अनुवाद करने में अंतर है, और उसके अर्थ में भी अंतर आपको मिलेगा। मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया। मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया। यूजीन ए नाइडा ने अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपान, एक वैज्ञानिक का नाम है यूजीन ए नाइडा, 3 सोपान बताए। पहला बताया उन्होंने विश्लेषण के 3 सोपान। पहला है विश्लेषण, फिर है अंतरण और पुनर्रचना बताए हैं। ये 3 माध्यम सोपान जो है उन्होंने बताए हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्रचना बताए हैं। इस प्रक्रिया का विवेचन मानव अनुवाद के संदर्भ में किया गया है, जिसमें विश्लेषण के अंतर्गत संरचना, इसमें बताया कि विश्लेषण के अंतर्गत संरचना और प्रकार की दृष्टि से विवेचन किया जाता है। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद पर्यायों या समतुल्यों का निर्धारण। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद पर्यायों या समतुल्यों का निर्धारण अंतरण के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब यह था, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद या फिर पर्यायों या समतुल्यों का निर्धारण अंतरण के अंतर्गत आता है। अंतरण किसे कहेंगे? तो अंतरण वही चीज़ है जिसमें स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा के अनुवाद पर्यायों की जो समतुल्यों का निर्धारण अंतरण होता है। और पुनर्रचना अंतरण का मूर्त और परिमार्जित रूप है। मूर्त और परिमार्जित रूप है। पुनर्रचना क्या है? अंतरण का मूर्त और परिमार्जित रूप है, जिसमें मूल पाठ की संरचना और भाषा शैली का पुनर्गठन, मूल पाठ की संरचना और भाषा शैली का पुनर्गठन लक्ष्य भाषा की प्रकृति और उसके सह प्रयोग के नियमों और शैली के आधार पर किया जाता है। मानव अनुवाद की इस प्रक्रिया का आधार मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया भी 3 सोपान, परंतु उसकी प्रणाली अलग है। मतलब मानव अनुवाद की इस प्रक्रिया के आधार पर मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया के भी 3 सोपान हैं। मानव अनुवाद की इस प्रक्रिया के आधार पर मशीनी अनुवाद के भी 3 सोपान बताए गए हैं, परंतु इसकी प्रणाली जो है अलग है। मानव की प्रणाली अलग है और मशीनी अनुवाद की प्रणाली अलग है। अलग अलग सोपान हैं। मानव अनुवाद की प्रणाली में विश्लेषण, अंतरण और पुनर्रचना आती है, जबकि मशीनी अनुवाद में आता है पाठ का विश्लेषण। मशीनी अनुवाद, परंतु इसकी प्रणाली जो है वह अलग है। पाठ का विश्लेषण, अंतर्वर्ती प्रक्रिया, पाठ का विश्लेषण, अंतर्वर्ती प्रक्रिया
प्रक्रिया और प्रजनन इन सोपानों के आधार पर मशीनी अनुवाद प्रणाली में कई विधियों का विकास हुआ है, जिनमें 3 पद्धतियां महत्वपूर्ण हैं। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि अर्थात डायरेक्ट मेथड। देखिए, इस विधि का विकास सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में रूसी अंग्रेजी अनुवाद के संदर्भ में किया गया। कहा कि इस प्रणाली में मूल रूप से 2 भाषाओं के शब्दकोश, शब्द रचना के कुछ नियम तथा सतही वाक्य सचे संचित किए गए थे। मतलब इस प्रणाली में जो तो मूल रूप से 2 भाषाओं के शब्दकोश थे, रूसी और अंग्रेजी। ठीक, प्रत्यक्ष विधि में जो था अमेरिका में जो जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में रूसी अंग्रेजी अनुवाद के संदर्भ में किया गया था प्रत्यक्ष विधि में। ठीक, इसमें केवल 2 ही शब्दकोश, 2 ही भाषा के शब्दकोश थे, रूसी और अंग्रेजी। शब्द रचना के कुछ नियम तथा सतही वाक्य साचे संचित किए गए थे। इसमें ना तो व्याकरणिक नियम थे, ना ही उनकी पद व्यवस्था होती थी। इसमें कोई व्याकरणिक नियम था, जैसा आप जिस शब्द को टाइप करेंगे उसी का अर्थ आपको दे देगा वो। उसमें कोई व्याकरणिक नियम ना ही की पद व्याख्या होती थी। इस प्रणाली से अधिकांश अनुवाद या तो शाब्दिक होता था या कृत्रिम। इसमें अनेक बार अर्थ के अनर्थ होने की संभावना भी रहती थी। इसका महत्वपूर्ण घटक शब्दकोश है। इसमें लक्ष्य भाषा के पद क्रम का प्रतिस्थापन स्रोत भाषा के पद क्रम में किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण घटक शब्दकोश है, जिसमें लक्ष्य भाषा के पद क्रम का प्रतिस्थापन स्रोत भाषा के पद क्रम में किया जाता है। विभिन्न पद क्रमों वाली भाषा के अनुवाद में यह विधि उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है। सन 1976 ईस्वी में इस विधि का परिष्कृत रूप सिस्ट्रॉन के नाम से विकसित हुआ, जिसमें लगभग 20 शब्द युग्मों के अनुवाद की सुविधा है और 60 से 70% तक शुद्ध अनुवाद करने की क्षमता का दावा किया जाता है। ठीक, इसमें 1976 में केवल 60 से 70% ही शुद्ध अनुवाद करने का दावा किया जाता था, 30% वो भी नहीं था। इसी परिष्कृत और संवर्धित संस्करण से इंटरनेट के कुछ वेबसाइट ने अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश भाषाओं के ऑनलाइन अनुवाद किए जाते हैं। इसका अभिकल्प डिजाइन निम्नलिखित है। किस प्रकार से जो है शब्दकोश में जो है रूपांतरण किए जाते हैं। चलिए पहले प्रक्रिया बताई गई। स्रोत भाषा का एक पाठ होता है। स्रोत भाषा के उस पाठ को जो है रूप, प्रक्रिया, प्रकार, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, उस प्रकार गया रूप, प्रक्रिया, परक विश्लेषण के आधार पर द्विभाषी कोश में उसको फिर देखा गया। द्विभाषी कोश के बाद स्थानीय पुनर्व्यवस्था उसमें की गई। उसके बाद लक्ष्य पाठ में उसको फिर से अनुवादित किया जाता था। ये था प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, दूसरी डालिए परोक्ष विधि, ये आपको कल बताया जाए।